हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है और मेडिवल हिस्ट्री में हमने दिल्ली सल्तनत और मुग़ल सल्तनत को ख़त्म कर लिया है। जो मैंने बाबर से लेके आपको बहादुर शाह जफ़र तक की कहानी सुनाई है, मतलब अगर हम बात करें 1526 से लेकर हम बात कर रहे हैं 1526 से लेकर 1857 के बीच की जो भी घटनाएं थी, उनसे रिलेटेड यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं। लगभग 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है जिनके आंसर आप हमें बताएंगे। आप बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा। अंत में क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे रहे होंगे, ठीक है। अगर अभी तक आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे तो परचम के प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। इसके बाद आज के सेशन के बाद हम जो है विजयनगर साम्राज्य और हमारे जो भक्ति मूवमेंट होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करना शुरू करेंगे। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आज की क्लास का आप पीडीएफ चाहते हैं तो परचम की वेबसाइट पर विजिट करके आप पीडीएफ को ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? Within about 3 decades after the death of औरंगजेब, जैसा कि मैंने बताया था कि औरंगजेब की डेथ के बाद धीरे धीरे मुगल सल्तनत खत्म होने लगती है। द मुगल एम्परर इन इंडिया had disintegrated almost entirely, whose invention dealt a strategical blow to the empire। ठीक है, तो इसमें किस के आक्रमण के कारण मुगल सल्तनत खत्म होने की कगार पर आ गई? तो मैंने बताया था नादिर शाह का हमला होता है 1739 में, जो कि तख्त ताउश और कोहिनूर हीरा को लेकर ले जाते हैं और मयूर सिंहासन को भी ले जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग द अकबर रीजन? अकबर के समय कौन सी राज दरबार की भाषा थी? जो मुगल पीरियड है उनकी जो राज दरबार की भाषा है वो पर्शियन लैंग्वेज है। जनरली आपको जो भी लिटरेचर देखने को मिलेंगे, अगर हम बाबरनामा को हटा दें क्योंकि बाबरनामा तुर्की भाषा में है, इसके अलावा जो भी बुक आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो अकबरनामा की बात कर लो, शाहजहानामा, जहांगीरनामा, है ना, पातशाहनामा, जितने भी आप यहाँ पर बुक्स की बात करेंगे सारी की सारी पर्शियन भाषा में ही होने वाली हैं। आईने अकबरी एंड अकबरनामा वर रिटन बाय अबुल फजल इन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो अबुल फजल ने ही आईने अकबरी और अकबरनामा को लिखा है। ये किस भाषा में है? तो मैंने बताया था इनकी कोर्ट लैंग्वेज क्या थी, पर्शियन थी, तो पर्शियन लैंग्वेज में ही ये सारी बुक्स होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन द प्रैक्टिस ऑफ इजारा वॉज। मैंने इजारा सिस्टम की आपको बात की थी, जैसे कि कोई ज़मीन है, उस ज़मीन पर टैक्स कौन वसूलेगा, क्योंकि राजा को तो टैक्स चाहिए है, तो उस टैक्स को वसूलने के लिए बिड की जाती है। बहुत सारे यहाँ पे जमींदार बैठे हैं, वो बिड कर रहे हैं और जिसकी बिड ज़्यादा होगी उसको ये इजारा दे दिया जाएगा, वो ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाएगा जिससे वो टैक्स वसूला जाएगा। तो एक फार्मिंग द लैंड रेवेन्यू टू हाईएस्ट बिडर, इसको हम इजारा सिस्टम बोलते थे। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम स्कॉलर ऑफ अकबर कोर्ट रेंडर्स द एपिक महाभारत इनटू पर्शियन एक्सेप्ट। महाभारत, जिसको आप जय संहिता के नाम से भी जानते हैं, और इसको पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया गया है। महाभारत को जब पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया गया तो उसका नाम रजनामा हो गया है। तो रजनामा भी महाभारत ही है। अब इसे बेसिकली एक पर्सन का नाम जो उभर कर आता है वो है अब्दुल कादिर बदुइनी। इसके अलावा नाकिब खान और शेख सुल्तान ऑफ थानेश्वर, इन सभी लोगों ने मिलकर महाभारत को पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया है। लेकिन कहीं पे भी हाजी इब्राहिम सर हिंदी का नाम नहीं आता। हाजी इब्राहिम सर हिंदी ने अथर्ववेद को पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दारा सिकोह की, तो दारा सिकोह ने जो है उपनिषद और भगवत गीता को पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया है। ठीक, अगला प्रश्न, इन द लेटर हाफ ऑफ द 17th century, which of the following Deccan kingdom capitulated to the onslaught of औरंगजेब? 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निम्नलिखित में से किस दक्कन राज्य ने औरंगजेब के आगे घुटने टेक दिए? औरंगजेब की अगर हम बात करते हैं तो औरंगजेब बेसिकली दक्षिण भारत का ही गवर्नर या सूबेदार था। दक्षिण भारत में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा के रीजन पे इसने कब्जा किया था। तो जो सिकंदर आदिल शाह था, जो बीजापुर का अंतिम शासक था, उसने औरंगजेब के सामने घुटने टेक दिए और इस तरीके से बीजापुर, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक के रीजन में पड़ता है, उस पूरे एरिया पे औरंगजेब का कब्जा हो गया। तो सही आंसर हो जाएगा आदिल शाही किंगडम ऑफ बीजापुर। ठीक है, चलो अगली बात, हु अमंग द फॉलोइंग आफ्टर मैरिज बिकम नोन एज द मुमताज महल, द वाइफ ऑफ
शाहजहां। तो शाहजहां की वाइफ मुमताज़ महल हैं, आप सभी जानते हैं, और इनकी ही याद में ताजमहल बना हुआ है। हालांकि इनकी डेथ बुरहानपुर में हुई थी, लेकिन इनको बाद में दफनाया कहाँ गया था? ताजमहल में, आगरा में। तो मुमताज़ महल का नाम क्या था? तो मुमताज़ महल का एक्चुअल नेम अंजुमन बानो बेगम था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि मेहरुन्निसा जो है वो नूरजहां का नाम था। तो नूरजहां जो कि जहांगीर की वाइफ थी, उनका नाम मेहरुन्निसा था। तो दोनों प्रश्नों को याद रख लेंगे। Who among the following was in charge of land revenue system during the reign of अकबर? अकबर के समय राजस्व व्यवस्था कौन संभालता था? तो अकबर के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, जिसमें से एक व्यक्ति था टोडरमल। तो टोडरमल जी जो हैं वो अकबर के समय जो है वो राजस्व व्यवस्था को संभालते थे। हालांकि शेरशाह सूरी के समय भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वो देखा करते थे। इन्होंने दहशाला सिस्टम और दशमलव प्रणाली की शुरुआत टोडरमल जी के द्वारा की गई थी। ठीक, अगला, बुंदेलखंड और मालवा के लोगों ने औरंगजेब के खिलाफ किसके नेतृत्व में पन्ना को अपनी राजधानी बनाया था? जैसे कि मैंने कहा था, सबसे पहले जो आक्रमण औरंगजेब करते हैं वो बुंदेलास पे ही होता है। ठीक है, शाहजहां के समय राजा झुज्जर सिंह का नाम मैंने बताया था। आगे जाके चंपत राय के बेटे होते हैं राजा छत्रसाल, जो कि बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं। तो बुंदेलखंड के और मालवा के लोग हैं जो औरंगजेब के खिलाफ छत्रसाल के नेतृत्व में सेना तैयार करते हैं और अपनी कैपिटल पन्ना को बनाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा राजा छत्रसाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर डिड द इंग्लिश या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप इट फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जहांगीर? तो जहांगीर के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई? आप सभी जानते हैं, जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही होती है, उस समय अकबर हमारे यहाँ पे रूल कर रहे होते हैं, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है तब तक अकबर की डेथ हो जाती है। तो उस समय राजा कौन है? जहांगीर। तो ये लोग जहांगीर से परमिशन मांगते हैं अपनी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए और अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में सेटअप करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत। अगला, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड द फाउंडेशन ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज एट मद्रास ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर है? तो मद्रास तमिलनाडु में है। किसके समय पे इसे बनाया गया था? चलो आपकी मदद कर देती हूँ। ये लगभग 1629 से 1640 के आसपास ये पूरा का पूरा फोर्ट तैयार होता है। ठीक है, तो उस समय रूल कौन करता है? तो शाहजहां करते हैं। तो शाहजहां के समय ये फोर्ट बन रहा होता है। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ समूगढ़ which resulted the defeat of the Dara Sikho and paved the way of Aurangzeb to the Mughal throne took place in। तो बेसिकली बैटल ऑफ सक्सेशन के बारे में मैंने आपको बताया है कि औरंगजेब और दारा सिको के बीच में धर्मत का बैटल भी होता है और समूगढ़ की लड़ाई भी होती है। दारा सिको हार जाते हैं, औरंगजेब जीत जाते हैं और अगले सुल्तान बन जाते हैं मुगल सल्तनत के। ये बैटल कब होता है? तो ये बैटल होता है 1658 AD में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हु विल द टॉम ऑफ द इतिमद उद दौला। तो बेसिकली जो मिर्जा ग्यास बेग होते हैं, जो नूरजहां के फादर होते हैं, उनका ही नाम, उनको ही टाइटल दिया जाता है इतिमद उद दौला। इनका मकबरा जो है वो संगमरमर से बना हुआ है और ये नूरजहां ने बनवाया है। और नूरजहां की जो मदर होती अस्मत बेग, उन्होंने जो गुलाब होता है, गुलाब से इत्र बनाने की पद्धति को भी इजाद किया था। ठीक, अगला, who among the following was the accredited ambassador of the King of England James I to the Mughal Emperor जहांगीर कोर्ट? तो जेम्स फर्स्ट का जो रिप्रेजेंटेटिव है, कौन जहांगीर के दरबार में आया था? तो दो व्यक्तियों के नाम मैंने सिखाए थे। एक तो सर टॉमस रो है जो जहांगीर के दरबार में आते हैं, और दूसरे व्यक्ति आते हैं विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस काफ़ी अच्छी पर्शियन भाषा को भी जानते हैं, इसलिए इंग्लिश खान या फिरंगी खान का टाइटल भी उनको दिया जाता है बाय द जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the reason of which of the following is usually considered to have been the golden period of Mughal rule in India? स्वर्णिम काल मुगल सल्तनत का किसे कहते हैं? तो वो शाहजहां के समय को कहते हैं, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा आर्किटेक्ट बिल्ड करने का काम किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अकबर डिजर्व क्रेडिट फॉर एक्सीलेंस फॉर हिज एक्सट्रीमली वेरिड कॉइन्स एज रिगार्ड प्योरिटी ऑफ मेटल, फुलनेस ऑफ वेट,
artistic execution which of the following coin as the unit carried the lowest value। तो अकबर ने कई सारे सिक्के चलवाए, तो उनमें से सबसे कम वैल्यू किसकी है? तो सबसे पहले अगर मैं दाम की बात करती हूँ तो दाम एक कॉपर कॉइन होता है, शेरशाह सूरी के समय चलता है और आगे भी कंटिन्यू होता है। 1 दाम इज इक्वल टू 25 जीतल होता है, ठीक है। मतलब अगर एक दाम के 25 टुकड़े कर दिए जाएं तो वो आपका एक दाम बनता है। 25 जीतल बराबर एक दाम, मतलब जीतल छोटी यूनिट होती है और जीतल को फुलूश भी कहा जाता है और ये भी कॉपर की होती है। तो दाम कॉपर का है, जीतल भी कॉपर का है। इसके अलावा चलता था रुपी, तो रुपी जो होता था वो सिल्वर का होता था, ठीक है। रुपी किसका होता था? सिल्वर का। मोहर चलती थी, तो मोहर जो होती थी वो गोल्ड की होती थी। इसके अलावा टंका और जीतल जो है वो इल्तुतमिश ने भी स्टार्ट किया था, ठीक है। इसके अलावा इलाही और जलाही कॉइन भी जो है वो अकबर के द्वारा शुरू किए गए थे। इलाही जो था वो गोल्ड कॉइन था, जबकि जलाही जो है वो एक सिल्वर कॉइन था। बात क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अकबर के समय काफ़ी सारी टकसालें हुआ करती थी, जहाँ मिंटिंग प्रेस, जहाँ पे सिक्के प्रिंट होते थे, और जो इसका अधिकारी होता था वो दरोगा कहलाता था। अकबर के समय गोल्ड के लिए 4 मिंटिंग प्रेस थी, सिल्वर के लिए 14 और कॉपर के लिए 42 मिंटिंग प्रेसेस थी, टकसालें थी, जहाँ पे इन सिक्कों को प्रिंट किया जाता था। सो ओवरऑल सबसे छोटा जो तांबे का करेंसी माना जाता था वो था जीतल, जिसको फुलूश भी कहा जाता था, ठीक है। अगली बात, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वॉज प्रोक्लेम्ड एम्परर इन। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को कब सम्राट घोषित किया गया? तो बाबर की डेथ के बाद बैरम खां के द्वारा इनका राज्याभिषेक किया गया 1556 में, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु रोज अगेंस्ट द शाहजहां एंड डिफीटेड एन इंपीरियल आर्मी एट संग्राम नियर अमृतसर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो जहांगीर का बेटा ही तो शाहजहां है, और जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी, उनको मारा था। तो गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे और उनका समय जहांगीर के समय चल रहा है। अगर हम सिखों के 6वें गुरु की बात करते हैं तो गुरु हरगोविंद से हैं और इस समय ही सिखों का विद्रोह शाहजहां के समय चल रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो हिंदुओं पे बहुत अत्याचार करता था, क्योंकि वो पूरे भारत को एक मुगल साम्राज्य की तरह देखता था, पूरा मुगल या मुस्लिम देश बनाने की कोशिश करता था। उसे हम जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। उसने आलमगीर का टाइटल भी उसके पास है। तो सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर एक हिस्टोरियन है फर्ग्यूसन, उन्होंने लिखा है कि फतेहपुर जो है वो एक महान व्यक्ति के दिमाग का रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब है। इन शॉर्ट फतेहपुर सीकरी किसने बसाया? तो फतेहपुर सीकरी नाम का शहर जो है वो अकबर ने बसाया था और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण भी अकबर ने किया था। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच मुगल रूलर gave permission for collecting चौथ एंड सरदेशमुखी on Marathas land to पेशवा बालाजी विश्वनाथ। तो चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार किस मुगल रूलर ने दिया? तो ये मुगल रूलर थे फर्रुख सैयर। फर्रुख सैयर ने फरमान जारी किया था। साथ ही साथ 1717 का मैंने फरमान भी जारी किया है, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खुले व्यापार करने की परमिशन मिल गई थी, ठीक है। After the coronation, Aurangzeb gave much needed relief to the people by abolishing। तो औरंगजेब जैसे ही गद्दी पे बैठता है वो किन करों को ख़त्म कर देता है? तो औरंगजेब 2 करों को ख़त्म करता है। एक होता है रहदारी। रहदारी क्या होता है? जो ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि मेरा 100 रुपये का सामान है तो मुझे 10% जो है वो देना पड़ेगा टैक्स, मतलब 100 रुपये का 10 रुपये जो है वो मुझे एज अ टैक्स देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट ड्यूटी, जिसको रहदारी कहा जाता था। पेंडारी, जो भी मेरी फूड्स हैं, ड्रिंक्स हैं, उन पे जो टैक्स लगता था वो पेंडारी कहलाता था। तो इन दोनों टैक्स से रिलीफ दिया था किसने? औरंगजेब ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, किस सिख गुरु को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था या फिर उन्हें मरवाया था? तो सही आंसर हो जाएगा सिखों के 9वें गुरु, 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर जी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम,
Who among the following functionary during Akbar reign was responsible for payment of salaries of officers include मनसबदार। तो जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, मनसबदार हैं, उनको सैलरी देने का काम कौन करता था? तो मीर बख्शी करता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक राजा बने रहने वाला या रूलर कौन सा है मुगल सल्तनत में? तो सबसे लंबे समय तक कोई राजा रहा है लगभग 63 ईयर्स, तो वो है अकबर, और अकबर के बाद आते हैं औरंगजेब। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अब अकबर ने एक सिक्का चलाया था इलाही, हालांकि अकबर ने एक सिक्का चलाया था जिसमें सीताराम की मूर्ति भी थी, ठीक है ना। अकबर ने इलाही सिक्का चलाया था जो कि गोल्ड कॉइन था, है ना। दिन ने इलाही धर्म की शुरुआत की थी। तो इलाही सिक्का किसके बराबर था? तो 1 इलाही इज इक्वल टू 10 रुपीज़। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द फर्स्ट मुगल बिल्डिंग विथ कंप्लीट मार्बल फेसिंग वॉल्स। तो पहली ऐसी मुगल आर्किटेक्ट जो पूरी तरीके से आपका मतलब मार्बल का उपयोग किया गया है, संगमरमर का, तो हुमायूं का मकबरा, हुमायूं की टॉम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिटन बाय द दारा सिकोह? दारा सिकोह के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? तो दारा सिकोह ने पर्शियन लैंग्वेज में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मज़्म उल बहरैन, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी सारी बुक भी पर्शियन लैंग्वेज में है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ शाहनामा के बारे में या शाहनामा के बारे में, ये जो है वो फिरदोशी के द्वारा लिखी गई है, और मोहम्मद गजनी के शासनकाल के बारे में फिरदोशी ने अपनी इस पुस्तक में शाहनामा में लिखा है। अगर पातशाहनामा की बात करते हैं तो अब्दुल अल अमीद लाहौरी ने पुस्तक लिखी है शाहजहां के समय। ठीक है, तो ये कुछ पुस्तकें हैं, इनको भी याद रख लेंगे। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो 3 लड़ाइयाँ होती हैं, एक तो 1526 में, 1556 में और 1761 में। इन तीनों को बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है। पहली बैटल जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जिससे मुगल सल्तनत की शुरुआत भारत में होती है। तो फर्स्ट बैटल हो गई। सेकेंड बैटल जो है वो हेमू और बैरम खां, मतलब जो अकबर का रिप्रेजेंटेटिव है, तो हेमू या अकबर के बीच में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होती है 1556 में। हेमू लास्ट विक्रमादित्य कहलाते हैं। और थर्ड बैटल जो होती है वो अहमद शाह अब्दाली, मतलब अफगान और मराठास के बीच में 1761 में होती है। तो 3 बैटल पानीपत की लड़ी जाती हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से करेक्टली मैच है? बैटल ऑफ खनवा 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी, बैटल ऑफ पानीपत 1527 बाबर एंड राणा सांगा, चंदेरी बाबर और राजपूत, घग्गर बाबर और अफगान रूलर। आप सभी जानते हैं पहले बाबर ने पानी पिया था, फिर खाना खाया था, फिर चांद को देखा था, फिर घर गया था और फिर मर गया था। तो पानी पिया था मतलब बैटल ऑफ पानीपत पहले हुई थी, तो ये तो गलत हो गया। फिर खाना खाया था तो बैटल ऑफ खनवा सेकेंड नंबर पे हुई थी राणा सांगा और बाबर के बीच में। फिर चांद को देखा था तो चंदेरी का बैटल मेदिनी राय के साथ हुआ था, बिल्कुल सही है, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। बैटल ऑफ घग्गर लास्ट बैटल थी बाबर की, जो कि अफगानों के साथ और बाबर की हुई थी 1529 में, और उसके बाद बाबर की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ वाला सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। 4 बैटल है, पानीपत, खनवा, चंदेरी और घग्गर बाबर की। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर कमेंट में देंगे आप। वेयर इज द टॉम ऑफ जहांगीर सिचुएटेड? जहांगीर का मकबरा कहाँ है? आगरा, दिल्ली, लाहौर या श्रीनगर? जो भी आंसर है कमेंट में बताएंगे, और बताएंगे आप इन 30 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा, कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए। सो थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम आगे का मिडिवल हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे।